देखा है ऐसा शिक्षक जिसने 20 बच्चों को दिखाया नवोदय का रास्ता, जिसने बनाए कई डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, जिसने कई गरीब बच्चों को संवार दिया भविष्य, जिसे राष्ट्रपति ने दिल्ली बुलाकर किया सम्मानित, जो राज्यपाल शिक्षक सम्मान से हुए सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक रमेश मोरे की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी, एडिटर राकेश सोन के साथ। रमेश मोरे, छोटा कद, ऊंची सोच और हर उस सपने को पूरा किया जो उन्होंने अपने स्कूल के उन बच्चों के लिए देखा था जिन्हें वे पढ़ाते थे। 40 साल की शिक्षक सेवा में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नया किया। सरकार ने बाद में स्कूलों में निःशुल्क ड्रेस प्रारंभ की। पहले शिक्षक रमेश मोरे अपने स्कूल में निजी खर्च और सहयोग से वितरित कर चुके थे। राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार और राज्यपाल शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक रमेश मोरे अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन और सेवा जज्बा आज भी है। वे हर रोज घर से निकलते वक्त बच्चों की किताबें, कॉपी, पेन अपने स्कूटर में रख लेते हैं। जहां भी जिस चौराहे पर गरीब बच्चा दिखता है उसे देकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक रमेश मोरे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने शिक्षा सेवा काल में अनेक बच्चों को रामपुरा के केंद्रीय नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार कराया और इनमें से 20 बच्चों का रामपुरा के केंद्रीय नवोदय विद्यालय में प्रवेश भी हुआ। ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बन गए हैं। शिक्षक मोरे की अलग हटकर सोच और उत्कृष्ट शिक्षा से प्रभावित होकर भारत सरकार द्वारा 2006 में राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने प्रदान किया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी 2006 में राज्यपाल शिक्षक सम्मान में सम्मानित किया गया। नमस्कार निमन टुडे में आपका स्वागत है। आज है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर हमारे बीच है नीमच से राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री रमेश मोरे जी। वे एकमात्र ऐसे नीमच जिले के शिक्षक रहे जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया और साथ ही राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी उत्कृष्ट शिक्षा शैली से नीमच जिले का नाम रोशन हुआ है और वे लगातार इस फील्ड में काम करते रहे हैं। अब भी वे उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो कि कहीं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और साथ ही पाठ्य पुस्तक वितरित करने का उनका अभियान निरंतर चलता है। तो आज शिक्षक दिवस पे आपसे रूबरू हो रहे हैं श्री रमेश मोरे जी। मोरे जी, आपका स्वागत है नीमच टुडे में। अभिनंदन है। धन्यवाद जी मोरे साहब, आप बताइए कि आपने राष्ट्रपति पुरस्कार और राज्यपाल पुरस्कार दोनों प्राप्त किए। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई? शिक्षा के क्षेत्र में मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं स्कूल में मेरी सर्विस लगी कर्नावटी के अंदर। जी। कर्नावटी स्कूल में लगी तो मैं वहाँ 4 टीचर थे और 5 क्लासें थी। तो मैं वहाँ पढ़ाया। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं लगन से पढ़ाता था। तो जब एक ही साल में वहाँ सब वो टीचर भी देखते थे कि ये अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं। तो प्रधानाध्यापक ने 2 महीने बाद प्रधानाध्यापक ने पूछा कि क्या आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी टीचर की? मैंने नहीं ले रखी। पहले कहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा। फिर आप अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं तो हमने अभी तक कभी देखा भी नहीं। इसमें अलग क्या होता था? अलग स्टाइल मतलब कि हर बच्चों को एक कॉपी लेके और हर बच्चों का नाम लिख के और उसको आज क्या पढ़ा है वो नोट करना। सब बच्चों का नोट करना। मतलब हर बच्चे का उसने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, उसका लिख लेते थे। कितना याद है और अब आगे क्या करना है, ये इस बच्चा ये इसे यहाँ पर प्राइमरी के तो बच्चे सब अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं। तो 60 बच्चे करीब एक ही क्लास में 60 बच्चे। तो इस तरह से पढ़ाता था। तो सब देखते थे और अंदर खिड़की में से देखते थे, अलग की क्लास में से देखते थे सर लोग की ये अलग ही स्टाइल से पढ़ाते हैं। और अगर कोई बच्चा नहीं आता अब्सेंट रहता तो पता लगाता और उसका बड़ा भाई कोई रहता तो उससे पूछता, उसको घर ले जाते उस बच्चे को बुला के लाता। खेत पे बुला के लाता। इस तरह से मैं पढ़ाई में पूरी लगन से पढ़ा। तो आपकी कर्नावटी से शुरुआत हुई? कर्नावटी से शुरुआत हुई। 12 साल तक कर्नावटी पढ़ाया मैंने। अच्छा, उसके बाद में मेरा वहाँ 2-3 मैडम बाहर से स्थानांतर करके कर्नावटी आई। तो मैं असिस्टेंट में रहा तो मुझे डुमरावदा कर दिया गया। तो मैं फिर 25 साल तक मैंने डुमरावदा स्कूल में पढ़ाया। अच्छा, तो जीवन में 2 ही स्कूल में पढ़ा? नहीं, इसके अलावा मालखेड़ा स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से रिटायर हुआ। 3 साल प्रधानाध्यापक मालखेड़ा मिडिल स्कूल के पास से रिटायर हुआ। अच्छा जी। तो कितने स्कूलों में पढ़ाया आपने? 3 स्कूल और एक वाटो स्कूल 4 स्कूल में पढ़ाया। 4 स्कूल में पढ़ाया। हाँ। ऐसा कौन सा किस्सा है कि जो आपको याद रहा हो और जिस तरह के काफी प्रसन्नता हुई हो उसको लेकर? मतलब मेरा हर स्कूल में एक ही किस्सा रहा है। जैसे कर्नाटक में पढ़ाता था तो जब मैं तीसरी पढ़ा था तो जो
जब वो बच्चे तीसरी चौथी में गए तो एक वो सीआरपी वाले वहाँ पनौटी रहते थे, तो वो आए और बोले कि ये हमारे प्रधानाध्यापक थे कि ये सर आप चौथी क्लास पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो ऐसा नहीं, चौथी वाला अलग पढ़ाते हैं, वो अलग क्लास है, वो टीचर अलग को ये तीसरी पढ़ाते हैं, अभी हम तीसरी दे रहे हैं इनको। तो बोले, नहीं मेरा बच्चा नहीं तो नहीं पढ़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से। तो मेरे को एक उत्साह मिला इस बार में, मैंने कहा कि ये मतलब एकदम इसी तरह से डुमलागढ़ में भी डुमलागढ़ में कई ऐसी बातें हुई जिससे मेरा उत्साह वर्धन हुआ पढ़ाई की ओर। ये जो मेरा एक वो नवोदय क्लास वाला क्या है? हाँ, नवोदय विद्यालय में मेरे सबसे ज्यादा एक बार क्या हुआ कि कलेक्टर साहब अनुपम राजन साहब आए और वो रामपुरा गए, और रामपुरा नवोदय विद्यालय में उन्होंने जांच करी कि 5वीं से जो 6वीं में बच्चे रामपुरा में केंद्र का स्कूल है वो, जहाँ खाना पीना रहना सब शासन की तरफ से नवोदय विद्यालय। तो वो रामपुरा गए उन्होंने, और वहाँ 5वीं से 6वीं में से पढ़ाई शुरू होती, तो 5वीं में पूरे जिले के बच्चों का एग्जाम दिया जाता और उसमें 80 बच्चे सिलेक्ट किए। जो अनुपम राजन साहब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि 80 में से 70 बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों के, और केवल एक सरकारी स्कूल से 10 ही बच्चे सिलेक्ट। तो उस समय फिर क्या हुआ कि कलेक्टर साहब ने अखबार में निकाला कि जिस स्कूल से सरकारी स्कूल से बच्चे सबसे ज्यादा जाएंगे और उन्हें गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने पूरी ताकत, मेरे 2 बच्चे तो हर साल जाते थे, 1-2 तो जाते थे, पूरी ताकत लगाई और 4 बच्चे एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो मेरे को गणतंत्र दिवस चलो आपकी ये कौन से स्कूल में थे जब आपका ये? डुमलावदा में। और डुमलावदा में 4 बच्चे नवोदय विद्यालय में चले गए, और उससे पहले हर एक दो बच्चे जाते थे। अच्छा, ये अमूमन बच्चों को पता नहीं रहता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, उसके एग्जाम कैसे भरे जाते हैं और उसमें कैसे चयन प्रक्रिया होती है। इसकी प्रक्रिया आप ही कंप्लीट कराते थे कि माँ बाप करते थे? नहीं, इसकी पढ़ाई हम ही कराते थे, और जो वो प्राइवेट स्कूलों से तो बच्चे माता पिता रहते हैं तो बिल्कुल अखबार में फटाफट करा देते। सरकारी स्कूलों में तो बड़ा मुश्किल रहता है, तो साइड से ये आप ही कराते हैं? हाँ, ये कराते हैं कि ट्रेन करना उनको कि भाई नहीं, फॉर्म भी आप ही भरते हैं? फॉर्म भी हम भरते हैं वहाँ, तो वहाँ परीक्षा जहाँ छावनी में परीक्षा होती तो परीक्षा के सेंटर पे भी लेके जाता है, वापस घर छोड़ता स्कूटर से, और सब पूरी व्यवस्था। मतलब सभी जितने बच्चों का फॉर्म भरते हैं सबको लाना ले जाना सारी व्यवस्था? हाँ, ये सब मैं करता था। अरे वाह, तो मतलब इस तरह से आपके जो 4 बच्चे चयनित हुए। जी जी। तो अच्छा, ये जो आपको जो पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, वो किन कारणों से मिला? उसमें बहुत सारे उसके कारण है, जैसे 100% रिजल्ट, 5 साल का रिजल्ट आता है तो 5 साल का रिजल्ट मांगते हैं, तो कितना रिजल्ट, तो हमारा तो छोटा गांव था तो परीक्षा देने हमारे बच्चे करावती जाते तो मैं साथ साथ उनको परीक्षा दिलाने लाता, वहाँ पर ले जाता, और वहाँ टाइप परीक्षा होती थी, उस समय सबको पास नहीं करना, जो पास होता वही होते थे। इस तरह से पहले ऐसा ही होता था परीक्षा। तो वो उसमें एक तो 100% रिजल्ट 5 साल का, उसके अलावा स्कूल में क्या नवाचार किया, क्या नया काम किया, तीसरा ये कि आप नशा मुक्ति के लिए गांव में क्या काम कर रहे हैं, और चौथा कि आपने विद्यालय के विकास के लिए वो क्या क्या काम किए, जैसे मैंने बच्चों के लिए हिसाब से पंखे लगवा दिए स्कूल में धन सहयोग से, इस तरह से। और ऐसे में कई वो एक प्रोफार्म आता है 10-12 पॉइंट का, वो भरना पड़ता है, उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो लेते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि पूरे जिले से कम सारे आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ पे 2-3 अधिकारियों की समिति बना के उसमें सिलेक्ट करते हैं 3 फॉर्म को, तो 3 फॉर्म उज्जैन संभाग जाते हैं शिक्षकों के, वो वहाँ उज्जैन संभाग में सब तरफ के फॉर्म आते हैं, संभाग भर के आते हैं, उसमें से 3 फॉर्म सिलेक्ट होके भोपाल जाते हैं। इस तरह से फिर सिलेक्शन होता है। हाँ। तो आपने राष्ट्रपति पुरस्कार आपको 2005 का 2006 में मिला। जी हाँ। और कैसा रहा, आप किन किन नेताओं से मिले और किस तरह से पुरस्कार प्राप्त किया? हम यहाँ से उस समय वहाँ आदेश आया कि आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार दोनों एक साथ एक ही मतलब 5 सितंबर का घोषित हो गया।
तो फिर वहाँ भोपाल से खबर आई कि आप अभी राष्ट्रपति पुरस्कार लेने चले जाए, राज्यपाल पुरस्कार आपको अगले साल दे दिया जाए। जी जी। अब पुरस्कार तो रहेगा ही, पर उस समय दे दिया जाए। तो फिर हम यहाँ से गए, तो हमको 3 दिन रोका गया। शुरू दिन हमको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मुलाकात करवाई, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निवास पर सब टीचर पहुंचे, और वहाँ हमारा स्वागत अभिनंदन हुआ, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का स्पीच हुआ, और हमको निर्देश जो भी किए, और प्रधानमंत्री जी ने हमको बोला कि शिक्षक दिवस ऐसा पुण्य दिन है। इस दिन उस समय इस दिन कोई भी टीचर को, मेरा प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा ये सुझाव है कि कोई भी टीचर उस दिन ना हड़ताल करे, हड़ताल में शरीक हो, और ना तो काली पट्टी बांध के लगे। वो शिक्षक दिवस पुण्य दिवस है, तो वो भी शिक्षकों को ये का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी जी। ये विषय बताया। अच्छा सर, आपने टोटल कितने साल सेवाएं दी सर? मैंने 42 साल के लगभग सेवाएं दी। जी जी। 42 साल के करीब मैंने शिक्षा विभाग में रहा, इस तरह से। जी जी। तो आपका वो ऐसा सीट से जो उच्च पदों पर पहुंचा हो? तो उसमें जैसे सीआरपी में भी गए हैं, और जैसे इंजीनियर बने हैं, तो उससे हमारे कुछ विदेश भी गए हैं। इस तरह से मेरे अच्छा, एक चीज ये है कि आज आप क्या देखते हैं कि ना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, इन दोनों में अक्सर देखा, आज भी सरकारी स्कूल दयनीय स्थिति में और प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में है। इसमें क्या अंतर पाते हैं आप? इसमें अंतर पाता हूँ कि पढ़ाई बहुत डाउन होती जा रही है, और मेरा तो एक ही सुझाव है, बस ये एक ही सुझाव मेरा है जो मैं देखता हूँ, करता हूँ, कि अगर ये जो स्कूलों में टीचर्स मोबाइल ना ले जाए तो पढ़ाई अच्छी शुरू हो सकती है। मतलब आजकल ये मोबाइल में लगे, मोबाइल शासन की ओर से मोबाइल से जानकारी मांगी जाती है, उनसे भी उनको ले जाना मजबूरी हो जाता है शासन की ओर से, कि आपके अनुजाति कितने बच्चे, जनजाति कितने छात्रवृत्ति कितने क्या मिली। तो ये इससे क्या होता है कि वो टीचर फिर गड़बड़ हो जाता है, और वो मोबाइल का दुरुपयोग भी होने लग जाता है। तो अगर ये मोबाइल अगर बंद हो जाएगा प्राइमरी से मिडिल तक जो भी, तो ये पढ़ाई का बहुत एजुकेशन बढ़ जाएगा। मतलब फोन नाम की, वहाँ मोबाइल नाम की चीज होना ही नहीं। पहले हमारे समय भी कोई मोबाइल नहीं था, तो हम सारी जानकारी शनिवार को वहाँ संकुल पे जाके नोट करते थे कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, और वो फिर सोमवार को हम जाके उनको देते थे। तो वो ऐसा चलता ही था। तो और अब ये मोबाइल से वो जानकारी मांगी जाती है, मोबाइल ले जाना भी मजबूरी हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए बस तरह। दूसरी चीज ये कि हमारे साहब कि देखा गया है कि ना, प्राइवेट स्कूल आज भी सरकारी स्कूलों से आगे हैं, शिक्षा का स्तर उनका भी अच्छा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर सके? सरकारी स्कूलों सुधारने के लिए बस ये लगातार उनका निरीक्षण होना चाहिए, और कैसे क्या पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ा रहे हैं, किसी को टारगेट न करते हुए पूरे स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए, और ईमानदारी से पढ़ा जाए तो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ सकते, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर है बहुत एजुकेटेड है। वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा एजुकेटेड है और निश्चिंत है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। एक और ये बात उठती हमेशा कि सरकारी स्कूल का जो टीचर है, जिसकी तनख्वाह आज के दौर में कम से कम 70-80 हजार रुपए होती है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है, उनकी तनख्वाह 10, 15, 20 हजार रुपए होती है, लेकिन वो मेहनत करके उन बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूल में अधिक तनख्वाह पाने वाला भी शिक्षक उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? पर ऐसी स्थिति जब ये अगर लगातार निरीक्षण चलेगा, और निरीक्षण भी बिल्कुल ध्यान से, और निरीक्षण लगातार चलेगा, तो पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा। निरीक्षण चलना चाहिए। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? नहीं, सरकारी में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए सरकारी स्कूल में। तो वो तो पढ़ाना चाहिए। अच्छा, नहीं, और उसके अलावा क्या कि टीचर पे प्राइवेट स्कूल में जैसे 4th पढ़ाता है तो वो 4th ही पढ़ाता है, 3rd पढ़ाता है वो 3rd ही पढ़ाता है, और इधर एक जने के पास में 4th 5वीं है, एक जने के पास 1ली 2री 3री है, दो टीचर है, अलग अलग तरह की क्लासें किसी क्या पढ़ा, बहुत परेशानी आ जाती है उनको।
और कोई छुट्टी पे चला जाए, मिडिल में अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो उस सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएगा? अब वो तो दूसरा तो आ नहीं सकता है 1-2 दिन के लिए। तो ये सब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। अभी आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अधिकतर में हमारा स्कूटर के अंदर कुछ किताबें प्राइमरी से लेवल की किताबें रखता हूँ, मतलब LKG UKG वाली। तो कोई भी गरीब बच्चा दिखता है उसको देता हूँ और उसको पढ़ने के लिए सुझाव दिलवाता हूँ इस तरह से। और इस तरह से मैं बांटता रहता हूँ, हर 2-4 दिन किताबें बांटता ही रहता हूँ मैं ये। जी जी, जहाँ भी बच्चे दिख जाते हैं। जहाँ भी बच्चे दिख जाते हैं जी जी, कई ऐसा समय मिलता हो कि स्कूल में पढ़ाने भी जाता है? पढ़ाने का अभी मेरे को समय नहीं मिल पाता है। जी अब एज भी ज्यादा हो गई है, 72 साल हो गई है, तो अब इसका समय नहीं मिल पाता है। जी तो मैं अलग तरीके से सहयोग करता हूँ। जी। अभी आपके उसमें नवोदय विद्यालय में लगभग कितने बच्चे चयनित हो गए होंगे? अभी अब मेरे जाने के बाद तो फिर नहीं, आपके समय मैं तो 20 बच्चे नवोदय विद्यालय में भेज दिए आपने उस समय? हाँ, जो मतलब वो प्राइवेट हाँ ऐसे छुट्टे 2 3 4 हर साल? 3 4 1 2 4 जी, इस जी। तरह से, क्योंकि नवोदय वो देर से खुला था। जी, चलो ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके पूरे कार्यकाल में आप जब तक रहे तब तक 20 बच्चे नवोदय विद्यालय पहुंच चुके थे। आपका प्रयास ये रहता था। जी हाँ। जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ। तो आप थे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री रमेश मौर्य जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई और अलग हटकर कार्य किया। और उनके जो शिक्षा का जो कार्यकाल था उसमें 20 बच्चे नवोदय विद्यालय पहुंचे, जिनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने। और इन्हीं उपलब्धियों पर उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और राज्यपाल पुरस्कार मिला। अब भी वे रिटायरमेंट के बाद उनके स्कूटर में किताबें रहती है, जहां भी वे बच्चे दिखते हैं उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।